हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुपीरियर स्टडी पॉइंट। मैं आप लोगों को जीके की लुसेंट की बुक पढ़ाऊंगी। ठीक है, सारी जितने भी बुक में जितने भी मतलब कि आपके सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, साइंस वगैरह सारा मैं आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है, और सारी क्लासेस जो आपकी होंगी सारी ही थियोरिकल क्लासेस होंगी और मैं आपको ऐसे नोट्स बनाकर दूंगी जिससे एग्ज़ाम में मतलब कि एक भी क्वेश्चन जिससे बाहर नहीं जाएगा। सारे ही जो भी आपको थियोरिकल क्लास दूंगी मैं, सारे ही जो पॉइंट्स होंगे सारे ही इम्पॉर्टेंट होंगे। इम्पॉर्टेंट बात आपको बताई जाएगी, सारे अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया जाएगा और अच्छे से आपको जानकारी सारी दी जाएगी। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे, आज हमारी फर्स्ट क्लास है। फर्स्ट क्लास का फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में आपकी ये क्लास ख़त्म हो जाएगी, कवर हो जाएगी। ठीक है, आज हम हिस्ट्री हमने उठाई है। सबसे पहले हिस्ट्री में आता है आपका प्राचीन भारत। ठीक है, भारत का इतिहास यानी कि प्राचीन भारत। ठीक है, तो आज हम थोड़ा सा प्राचीन भारत के बारे में पढ़ेंगे, तो देखेंगे कि प्राचीन भारत में क्या है क्या नहीं है। सबसे पहले हम भारत का इंट्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को फटाफट से शेयर कर दीजिए। ठीक है, और चलिए अपनी क्लास हम अपनी स्टार्ट करते हैं आज के। तो आज का जो हमारा टॉपिक है भारत का इतिहास यानी कि प्राचीन भारत। ठीक है, इसमें मैं आप लोगों को आज वेद, मंडल, पुराण, ठीक है, और उपवेद क्या होते हैं और आपके उपनिषद वगैरह, संवत, ये आपको मैं फर्स्ट पार्ट में पढ़ाऊँगी। ये आपका जो है इस क्लास का, ये आपका फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, सेकंड पार्ट ज़्यादा लॉन्ग नहीं होगा। सेकंड पार्ट में आपको पूरी क्लास मतलब कि जो पूरा प्राचीन भारत है वो आपको कवर करवा दिया जाएगा। सेकंड पार्ट में हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेश यात्री और पुरातत्व साक्ष्य। ठीक है, ये सारी चीज़ हम किस में पढ़ेंगे, सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम आज की क्लास अपनी स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम भारत का इंट्रोडक्शन करेंगे कि भारत का नाम भारत कैसे पड़ा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत उत्तर के हिमालय से लेकर दक्षिण के समुद्रों तक फैला हुआ है। ठीक है, जो हमारा भारत है, भारत की 4 दिशाएं हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ठीक है, ये आपकी 4 दिशाएं हैं भारत की। तो भारत जो है हमारा उत्तर से लेके दक्षिण के समुद्रों तक क्या है, फैला हुआ है। क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट है, भारत का जो नाम है राजा भरत के नाम से पड़ा। अब भाई भारत का नाम भारत कैसे पड़ा? हर किसी का नामकरण होता है, तो अपने भारत का भी नाम रखा गया कि भाई इस देश का हमें क्या नाम रखना चाहिए, तो भारत नाम रखा। किसके नाम से? भरत नाम के राजा थे, उनके नाम से भारत का नाम भारत पड़ा। ठीक है, फिर उसके बाद में है इंडिया शब्द। अब भारत को इंडिया भी कहा जाता है, तो इंडिया शब्द किसने कहा था, किसने नाम रखा इंडिया शब्द? ठीक है, इंडिया, भारत का नाम इंडिया किसने रखा? तो इंडिया शब्द की उत्पत्ति यूनानियों ने की थी। ठीक है, और यूनानियों को ग्रीक भी कहा जाता है। तो इंडिया जो है नाम यूनानियों ने रखा था। जो ठीक है, इन यूनानियों ने भारत को क्या बोला? इंडिया बोला। यूनानियों को क्या कहा जाता है? ग्रीक कहा जाता है यूनानियों को। फिर है हमारा भारत को हिंदुस्तान मुस्लिम इतिहासकारों ने कहा था। अभी भारत को हिंदुस्तान भी कहा जाता है, तो भारत को हिंदुस्तान किसने कहा? तो मुस्लिम इतिहासकारों ने भारत को हिंदुस्तान कहा। अब हिंदुस्तान दिया नाम किसने? मुसलमान इतिहासकारों ने, मुस्लिम इतिहासकारों ने। पर उन्होंने हिंदुस्तान नाम किसके नाम के बिहाफ पे रखा? तो सिंधु घाटी नदी के नाम से हिंदुस्तान नाम पड़ा था भारत का। ठीक है, सिंधु हिंदू, तो इन्होंने क्या कर दिया? सिंधु हिंदू, तो इन्होंने क्या बना दिया? हिंदुस्तान नाम रख दिया भारत का। ठीक है, फिर यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई ना। ये आपका पूरा जो यहाँ से आपका था भारत, ठीक है, मतलब कि आपका जो ये था भारत का नाम कैसे पड़ा, भारत का नाम भारत कैसे पड़ा, आपका इंडिया कैसे पड़ा, हिंदुस्तान कैसे पड़ा भारत का नाम, तो शायद आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम अपनी वेदों की।
ठीक है। अब वेदों का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वेद का। तो सबसे प्राचीन जो धर्म ग्रंथ है वो क्या है? वेद है। सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? हमारा वेद। अब वेद के रचयिता कौन थे? तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास वेद के कौन थे? रचयिता थे, ठीक है। तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को वेद के रचयिता माना जाता है, ठीक है। तो अब स्टार्ट हम करते हैं वेद, ठीक है। वेद की जो कुल संख्या कितनी होती है? 4। वेद कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के वेद होते हैं। कौन कौन से वेद है? आपका ऋग्वेद यानी कि सबसे प्राचीन वेद, सबसे पुराना वेद कौन सा है? हमारा ऋग्वेद। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 हमारे वेद हैं, ठीक है। तो नाम आप याद कर लेना, ऋग्वेद जो कि सबसे पुराना सबसे प्राचीन वेद है, सेकंड यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ठीक है। अब बात आती है हमारी वेद हैं, तो वेदों के क्या है? उपवेद भी हैं। अब वेदों के उपवेद जब 4 वेद हैं तो उपवेद भी कितने होंगे? 4 ही उपवेद होंगे, ठीक है। ऋग्वेद का कौन सा है? आयुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद। सामवेद का उपवेद कौन सा है? गंधर्ववेद। अथर्ववेद का शिल्पवेद, ठीक है। इन नेम्स को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए और इसको आप लिख लीजिए। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, ठीक है। यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का आपका गंधर्ववेद और अथर्ववेद का आपका शिल्पवेद, ठीक है। तो आप इनको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट है, अब हम बात आती है हमारी मंडल की, ठीक है। एक से हाँ, तो अब हम इन जो वेद थे, अब इन वेद को हम थोड़ा सा इनको डिस्क्राइब कर लेते हैं, ठीक है। अब जो ऋग्वेद है जो 10वें मंडल में ऋग्वेद का उल्लेख कहाँ कहाँ मिलता है ये बताते हैं। 10वें मंडल में ऋग्वेद का उल्लेख मिलता है, पहली चीज़, ठीक है। फिर इसमें क्या है? ऋग्वेद में 1028 सूक्त यानी कि श्लोक, 1028 श्लोक और 10,462 रचनाओं का उल्लेख मिलता है। कहाँ पे? हमें ऋग्वेद में, यानी कि ऋग्वेद में 10वें मंडल में हमें 1028 श्लोक और 10,462 रचनाओं का उल्लेख हमें मिलता है, ठीक है। फिर ऋग्वेद की रचनाओं को पढ़ने वालों को होत्र बोलते हैं। अब जो ऋग्वेद को कोई पढ़ेगा, उसकी रचनाएं जो पढ़ेगा, जो लिखी गई हैं, उनको पढ़ने वालों को क्या बोलते हैं? उनको होत्र बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र हमें देखने को मिलता है, ठीक है। फिर है ऋग्वेद में अग्नि को 200 श्लोक और इंद्र को 250 रचनाएं समर्पित हैं। तो ऋग्वेद में क्या है? अग्नि को 200 श्लोक दिए गए हैं और इंद्र को 250 रचनाएं ये समर्पित हैं, ठीक है। ये था हमारा ऋग्वेद। अब बात आती है हमारी यजुर्वेद की। यजुर्वेद में इसमें गद्य और पद्य दोनों होते हैं, ठीक है। गद्य और पद्य, ठीक है। इसमें क्या है? यजुर्वेद में गद्य और पद्य दोनों होते हैं। फिर यजुर्वेद की रचनाओं को पढ़ने वाले को अहवर्यु कहते हैं, ठीक है। फिर इसमें क्या है? पूजा अर्चना करने के लिए मंत्रों का उच्चारण इसी वेद में होता है। यजुर्वेद में जो भी पूजा पाठ से रिलेटेड जितने भी मंत्र का जो उच्चारण है, वो मंत्र कहाँ से मिले हैं हमें? सब यजुर्वेद से हमें मिले हैं, इसी वेद में मिलते हैं, ठीक है। ये थी यजुर्वेद। अब बात आती है हमारी सामवेद की। भाई सामवेद इसे संगीत का जनक कहते हैं। जहाँ पे भी संगीत की बात आ रही हो और वहाँ पे आपसे वेद पूछ रहे हो, तो वहाँ पे आँख बंद करके आप सामवेद पे टिक कर देना, क्योंकि सामवेद को संगीत का जनक कहते हैं, ठीक है। फिर सामवेद की रचनाओं को पढ़ने वाले को पंचविश या उद्गाता कहते हैं, ठीक है। सामवेद की रचना पढ़ने वाले को पंचविश या फिर उद्गाता कहा जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाती है हमारी बात अथर्ववेद की। अथर्ववेद जहाँ पे जादू टोना वशीकरण बलिदान, ठीक है, या फिर आज जितने भी सारे जिसमें मंत्रों का उच्चारण होता है उसे अथर्ववेद कहते हैं। जहाँ पर बात आ जाए आपकी जादू टोना वशीकरण बलिदान, या फिर आज के टाइम पे जितने भी मंत्र काला जादू करने के लिए या फिर
ठीक है, काला जादू करने के लिए, बुरे कामों के लिए जो भी आज के टाइम पे मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, मंत्र वो होते हैं, वो कहाँ से हैं? सारे अथर्ववेद में, ठीक है। और इन्हें ही हम क्या कहते हैं? अथर्ववेद कहते हैं। फिर अथर्ववेद की रचनाओं को पढ़ने वाले को ब्रह्मा कहा जाता है, ठीक है। फिर कन्या के जन्म की निंदा करने वाला वेद कौन सा है? ये भी अथर्ववेद है, ठीक है। अथर्ववेद में प्रजापति को देवता माना जाता था। प्रजापति की 2 पुत्रियों का उल्लेख इसी वेद में मिलता है। प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, कौन सी? सभा और समिति, ठीक है। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां, उनका उल्लेख हमें कौन से वेद से मिलता है? अथर्ववेद से मिलता है। तो ये थे हमारे वेद। उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा, वेद तक, ठीक है। अगला है हमारा मंडल। अब बात आती है मंडल की, ठीक है। मंडल कितने हैं? मंडल 10 होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो मेन मंडल हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। और जो मंडल है वो आगे आगे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अभी जो 4 मंडल में लेकर आई हूँ आपके सामने, जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। पहला मंडल 3। तीसरे मंडल में सूर्य देवता और सावित्री का उल्लेख मिलता है हमको। 8वें मंडल में इनमें हस्तलिखित रचनाओं का उल्लेख मिलता है, जिसे खिल बोला गया है, ठीक है। 8वें मंडल में मतलब कि जो हाथ से लिखी हुई जितनी भी वो रचनाएं हैं वो मिलती हैं, जिनको क्या बोला जाता है? खिल बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद में बात आती है हमारी 9वें मंडल की। 9वें मंडल में इसमें सोम देवता का उल्लेख मिलता है हमको। 10वें मंडल में इसमें पुरुष सूक्त, ठीक है, यानी कि जो पुरुष सूक्त मतलब कि पुरुषों की चलती थी जहाँ पे, ठीक है, ये। और जिसमें वैश्य, ब्राह्मण, शूद्र, क्षत्रिय का उल्लेख मिलता है, जहाँ पे ये आपकी देखा जाता था कि ये वैश्य घर से है, ठीक है, तो ये यही काम करेगा। ये ब्राह्मण घर से है तो यही काम करेगा, मतलब कि पर शिक्षा देना, ज्ञान देना, मतलब कि जो ब्राह्मण के काम होते हैं वो करना, जो क्षत्रिय के काम होते हैं क्षत्रिय बनना, ठीक है। तो ये सारे इसमें हमें 10वें मंडल से हमें मिलता है, ठीक है, उल्लेख किया गया है इसका। अब बात आ जाती है हमारी ईसा और ईसवी पर। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको ईसा और ईसवी में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है कि हमें ईसा कब लगाना चाहिए, ईसवी कब लगाना चाहिए, ईसा किस सदी को कहते हैं, ईसवी किस सदी को कहते हैं। पढ़ते हैं ना हम, हिस्ट्री में बहुत आता है, इतने ईसा पूर्व पहले, इतनी ईसवी बाद, ऐसे करके। तो मैं आपकी कंफ्यूजन दूर करने के लिए एक छोटा सा मतलब कि ईसा और ईसवी का एक छोटा सा टॉपिक लेकर आई हूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं हम इसको। तो ईसा पूर्व किसे कहते हैं? ईसा मसीह के जन्म से पहले के समय को ईसा पूर्व बोलते हैं, ठीक है। जब जो ईसा मसीह है, ईसा मसीह के जन्म जब नहीं हुआ था उसको हम क्या बोलते थे? ईसा पूर्व बोलते थे। और ईसा मसीह का जन्म कब हुआ था? 0 ईस्वी में हुआ था ईसा मसीह का जन्म, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब करते हैं हम बात ईसवी की। ईसवी किसे बोलते हैं? तो ईसा मसीह के जन्म के बाद के समय को ईसवी कहते हैं। जब ईसा मसीह का जन्म हो गया था उसके बाद से क्या लग गई थी? ईसवी लग गई थी। और जब ईसा मसीह का जन्म नहीं हुआ था तब क्या था? ईसा पूर्व था। ईसा मसीह का जन्म हो गया तब क्या लग गया? आपका ईसवी लग गया। क्लियर। तो अब क्या है, इसमें टाइम पीरियड हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो ईसा पूर्व में जो समय काल यानी कि जो टाइम पीरियड है वो उल्टा चलता है। उल्टा बोले तो आपका जो मतलब कि ईसा पूर्व है, ईसा पूर्व में टाइम पीरियड उल्टा कैसे चलता है? मान लो कोई है, उसकी जो मतलब कि जो उसका बर्थ कब हुआ था? 2000 में, वो 2000 मतलब में उसका जन्म हुआ था। और उसकी मृत्यु कब हो रही है? मान लो 2025 में उसकी मृत्यु हो रही है। चलो 25 तो नहीं, जो प्रेजेंट में चल रहा है आपका 2023, ठीक है। जन्म हुआ है, जैसे मान लो ये एक लड़का है, इस लड़के का जन्म हो गया है 2000 में, ठीक है। और इसकी जो डेथ हुई है वो कब हुई है? 2023 में। तो ईसा पूर्व में कैसे लिखते हैं आपके कि 2023 में तो बच्चा पैदा हुआ है और 2000 में इसकी क्या हो गई है? इसकी मृत्यु हो गई है, यानी कि डेथ हो गई है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ईसा पूर्व, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया? टाइम पीरियड क्या हो गया? इसमें उल्टा हो गया टाइम पीरियड। अब बात आती है ईसवी में। ईसवी क्या चीज़? अब ईसवी में क्या 2000 में बच्चे का जन्म हुआ और 2023 में ये मर गया,
ठीक है। तो ये हो गया हमारा ईसवी, जिसमें टाइम सीधा चल रहा है, काउंटिंग सीधी चल रही है। ईसा पूर्व में काउंटिंग उल्टी चल रही थी। बस इतना ही फ़र्क है ईसा और ईसवी में, ठीक है, ईसा पूर्व और ईसवी में। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज जो भी, जिस किसी को भी ईसा और ईसा पूर्व और ईसवी में जो भी कन्फ्यूज़न रही होगी, आज सारी कन्फ्यूज़न दूर हो गई होगी, ठीक है। चलिए आगे का टॉपिक हम अपना स्टार्ट करते हैं। अब जो हमारा टॉपिक है संवत। अभी संवत क्या है भाई, ये संवत टॉपिक है, ठीक है। संवत क्या है, संवत 4 होते हैं। पहला विक्रम संवत जो कि 57 से 58, ठीक है, ईसा पूर्व। देखो टाइम पीरियड उल्टा आ गया ना, 57 से 58 ईसा पूर्व तक चला। शक संवत 78 ईस्वी में। गुप्त संवत 319 से 320 ईस्वी तक चला। हिजरी संवत 622 ईस्वी में। लास्ट आता है हमारा, ठीक है, ये हिजरी संवत 4 संवत है ये हमारा, ठीक है। अब इसको हम एक एक करके डिस्क्राइब कर लेते हैं। अब आपको समझ में नहीं आया होगा। बात आती है हमारा विक्रम संवत की। विक्रम संवत उज्जैन के स्थानीय राजा थे, मतलब कि विक्रम, ठीक है। विक्रम उज्जैन के स्थानीय राजा थे और इन्होंने शकों को हराया था, ठीक है। फिर विक्रमादित्य, विक्रम है, इनकी क्या थी, इनकी उपाधियाँ थीं, ठीक है। इनका नाम क्या पड़ गया था, विक्रमादित्य, ठीक है। तो विक्रमादित्य की जो उपाधियाँ हैं, आज तक सिर्फ 14 लोग ही ग्रहण कर पाए हैं इनकी उपाधियों को, ठीक है। अब एक नोट है आपके लिए। नोट क्या है, प्राचीन भारत में भी आक्रमण हुए थे। सबसे पहले हिंदू यूनानी आए, ठीक है। भारत में सबसे पहले हिंदू यूनानी आए थे। हिंदू यूनानियों को किसने हराया, शकों ने हराया। शक के बाद में पहलव आए, पहलव के बाद में फिर कुषाण आए, ठीक है। ये आप याद रखना। अब बात आती है शक संवत। शक संवत मतलब कि कुषाण। सबसे एंड में कौन भारत पे कौन रहा था, कुषाण। कुषाण वंश के शासक कौन थे, कनिष्क थे, कुषाण वंश के शासक। अब कनिष्क जो थे, कनिष्क वो सबसे प्रतापी राजा थे, ठीक है। अब कनिष्क का जिस वर्ष में, ये किस नहीं था यहाँ पे, जिस था, ठीक है। कनिष्क का जिस वर्ष में राज्याभिषेक हुआ था, यानी कि जिस वर्ष वो राजा बने थे, उसे शक संवत कहते हैं, ठीक है। क्या था, कुषाण वंश के शासक कौन है, कनिष्क है। कनिष्क जो कनिष्क थे सबसे प्रतापी राजा थे, ठीक है। अब जिस वर्ष ये कनिष्क जिस वर्ष राजा बने थे, जिस वर्ष इनका राज्याभिषेक हुआ था, उसी को हम शक संवत कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं भारत का आधुनिक कैलेंडर कौन सा है, ग्रेगोरियन। भारत का आधुनिक कैलेंडर कौन सा है, ग्रेगोरियन, ठीक है, जो कि शक संवत पर आधारित है, ठीक है। अब शक संवत का जो पहला महीना जो होता है हमारा, वो चैत्र का होता है, यानी कि 22 मार्च से शुरू होता है। अंतिम महीना कौन सा होता है, फाल्गुन का, जो कि 21 मार्च पर ख़त्म होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, आपको शक संवत तक हो गया, ठीक है। अब बात आती है हमारी गुप्त संवत की। अब गुप्त संवत किसने चालू किया था, चंद्रगुप्त प्रथम ने चालू किया था, किसको, गुप्त संवत को, ठीक है। अब आते हैं हिजरी संवत। हिजरी संवत की शुरुआत किसने की थी, मुस्लिम धर्म के पैगंबरों का, ठीक है, नाम क्या था, जो मुस्लिम धर्म के जो पैगंबर थे उनका नाम था मोहम्मद साहब, ठीक है। इन्हें 622 ईस्वी में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, हीरा नामक गुफा में हुई थी, ठीक है। इनके बारे में हम अभी डिटेल में आगे पढ़ेंगे, जो आपके वंश वगैरह चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट है अब हमारा वेदांग। वेदांग भाई, वेदों को भली भांति समझने के लिए वेदांग की रचना की गई। अब वेद हैं, वेदों को समझने के लिए किसकी रचना की गई थी, वेदांग की, ठीक है। वेदांग की जो कुल संख्या कितनी है, 6 संख्या है वेदांग की। देख लेते हैं कौन कौन सी 6 संख्या हमारी वेदांग की। पहले है शिक्षा, ठीक है, ज्योतिष, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण। ये 6 हैं क्या हमारे वेदांग। ये क्या है, 6 हमारे वेदांग। वेदांग को, वेदों को समझने के लिए किसको निकाला गया, वेदांग को, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारा आता है पुराण। पुराण की कुल संख्या कितनी है, 18। कितनी संख्या पुराण की,
18। ठीक है, उसके बाद में पुराण के रचयिता कौन है? लोमहर्ष और उनका बेटा कौन? उग्रश्रवा। ये इनका बेटा है लोमहर्ष का उग्रश्रवा। ठीक है, पुराण पहला हमारा बन गया। पुराण की संख्या 18 है। पुराण की जो रचयिता किसने की थी? लोमहर्ष और उग्रश्रवा ने की थी। ठीक है, सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? हमारा मत्स्य पुराण है सबसे प्राचीन। ठीक है, सबसे पुराना सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण है। ठीक है, देखिए ये सारे ही जितने भी पॉइंट्स सारे ही इम्पोर्टेंट हैं, सारे ही नोट्स मैं आपको छोटे छोटे इजी लैंग्वेज में बनाकर लेकर आई हूँ। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करते हुए या फिर साथ ही साथ समझते हुए आप इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करते रहिए ताकि एक भी चीज़ मिस ना करें। ठीक है, अब बात आती है हमारी विष्णु पुराण। 3 पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, मत्स्य पुराण, ये तीनों पुराण हमारे इम्पॉर्टेंट हैं, तो इनको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए कहीं पे। ठीक है, विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? मौर्य वंश से संबंधित है हमारा विष्णु पुराण। वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है हमारा वायु पुराण। अब आता है मत्स्य पुराण, हमारा आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है मत्स्य पुराण। ठीक है, विष्णु पुराण मौर्य वंश, वायु पुराण गुप्त वंश, मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। ठीक है, तो ये 3 पुराण भी आप अच्छे से याद करके नोट डाउन कर लीजिए। अब बात आती है आपकी सबसे नोट। ठीक है, नोट जो भी मैं आपको लिखवा रही हूँ ये इम्पोर्टेंट जो भी बीच में से पॉइंट्स आ रहे थे ये वही सारी चीज़ें। ठीक है, तो सबसे पहले वेद आए, वेदों के बाद में कौन आए? ब्राह्मण आए, फिर आरण्यक आए, फिर उपनिषद आए। पहले क्या है? वेद, वेद के बाद में ब्राह्मण, ब्राह्मण के बाद में आपके आरण्यक, फिर आए उपनिषद 4th नंबर पे। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे उपनिषद के बारे में। उपनिषद, उपनिषद की जो कुल संख्या कितनी है? 108। कितनी है उपनिषद की संख्या? 108। ठीक है, तो पहले क्या थोड़ा सा हम पीछे से रिवाइज कर लेते हैं। वेद थे, वेद की थोड़ा सा ऐसे लिख देती शॉर्ट में, वेद की संख्या कितनी थी? 1 मिनट। वेद थे, वेद हमारे 4 थे, फिर हमारे उपवेद आए, उपवेद भी हमारे 4 थे। ठीक है, फिर हमारे आए वेदांग, वेदांग हमारे कितने थे? 6। फिर हमारे आए पुराण, पुराण हमारे कितने थे? 18। कितने थे? 18। अब हमारे हैं उपनिषद, उपनिषद की संख्या कितनी है? 108। ठीक है, ये जो संख्याएं हैं इन्हें आप याद रखना। तो हमारी जो भी आपके उपनिषद है, उपनिषद की जो हमारी संख्या कितनी है? 108। ठीक है, अब उपनिषद का मतलब क्या होता है? उपनिषद है, अब इसका अर्थ भी होगा इस नाम का, तो इसका मतलब है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान की प्राप्ति करना। ठीक है, ये उपनिषद का मतलब होता है। अब सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है? छांदोग्य सबसे छोटा उपनिषद है और सबसे प्राचीन उपनिषद भी है। ठीक है, आपका सबसे प्राचीन वेद कौन सा था? ऋग्वेद था। सबसे प्राचीन आपका पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण है। सबसे प्राचीन आपका यानी कि पुराना उपनिषद कौन सा है? छांदोग्य उपनिषद है। ठीक है, तो ये जितने भी प्राचीन आपके आ रहे हैं इनको भी आप याद करते हुए चलना। एक सबसे छोटा और एक सबसे प्राचीन, ये और एक सबसे नया, ये आपसे पूछा जाता है। ठीक है, अब बात आती है हमारी सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद शतपथ ब्राह्मण, 1 मिनट। अब बात आती है हमारी शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को मतलब कि पति की, यहाँ पे पति है। ठीक है, तो शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पति की अर्धांगिनी बताया गया है, यानी कि शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पति का आधा अंग यानी उसकी अर्धांगिनी बताया गया है। ठीक है, तो ये थी आज आपकी मतलब कि जितने आपका प्राचीन भारत। ठीक है, प्राचीन भारत में जितने भी आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको ये कवर करवाए। ठीक है, हालांकि अभी आपका प्राचीन भारत के 3 से 4 जो टॉपिक है आपके रह रहे हैं, मैं आपको वो सेकंड पार्ट में कवर करवा दूंगी यानी कि कल। ठीक है, तो
अच्छे से आप वीडियो को दोबारा देखिए। वैसे मैंने बहुत इजी मतलब कि शॉर्ट्स नोट्स बनाए हैं, काफ़ी इजी लैंग्वेज में नोट्स बनाए हैं, इजी लैंग्वेज में आपको समझाए हैं, तो मुझे नहीं लगता किसी को भी समझ में नहीं आया होगा। जितने भी आज की जो पहली वीडियो में जितने भी इम्पोर्टेंट्स पॉइंट्स थे सारे ही मैंने आपको समझाए और आपके सामने डिस्कस करें, ठीक है। अब हम सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे ऐतिहासिक ग्रंथ विदेशियों का, जो विदेशी लोग जो हमारे भारत में आए थे उन्होंने क्या क्या करा, क्या किस किस चीज़ की खोज करी और क्या क्या मतलब कि मिला उन लोगों को, ठीक है। ये सारा हम पढ़ेंगे अपने सेकंड पार्ट में। तो वीडियो कैसी लगी लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों को मतलब अच्छी मतलब कि जीके की नॉलेज मिल सके। और करंट अफेयर पढ़नी हो तो मैं आपको करंट अफेयर भी पढ़ाती हूँ, ठीक है। तो आप मतलब कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको करंट अफेयर्स के और जीके के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। चलिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ में, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में।